तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट, और हो सकता है उसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में आपको बताऊं। अपडेट इंदौर की है। इंदौर जिसको भारत का सबसे साफ, सबसे स्वच्छ और सबसे प्रदूषण रहित शहर माना जाता है, जो पिछले कई सालों से उसी पायदान पर बैठा है कि सबसे ज्यादा साफ सिटी है, जब खबर निकल के सामने आई उसी इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि क्या इंदौर की सफाई के जो दावे थे वो खोखले थे। जिस पानी को पीने के बाद इतना प्रदूषण फैला और प्रदूषण की वजह से लोगों की मौतें हुई, जब उसको लैब टेस्ट में भेजा गया तो पता चला कि उस पानी के अंदर वही बैक्टीरिया मिले, वही पैरासाइट मिले जो इंसान के मलमूत्र में मिलते हैं। यानी जो चेम्बर होता है जिसमें आदमी का मलमूत्र इकट्ठा होता है, उस पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, सेम पानी की बैक्टीरिया इस पीने वाले पानी में पाए गए। अब जब ये चीज़ें निकल के सामने आई तो फिर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। हालांकि जवाब अभी तक किसी के पास है नहीं। इस घटना के बारे में मीडिया में ज़्यादा कवरेज नहीं है, जबकि देखा जाए तो ये बहुत दुर्दांत घटना है कि गंदा पानी पीने की वजह से आज 2025-26 में अगर लोगों की मौत हो रही है, तो भले ही हम अपने आप को बताएं कि हम 5वीं बड़ी महसद बन गए, हमारी अर्थव्यवस्था शायद जापान को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पे आ गई, इसके बावजूद भी अगर हमारे यहाँ पे एक बेहद प्राइम शहर में लोग गंदा पानी पीने की वजह से मारे जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही, तो फिर सवाल बड़ा लाजमी है कि कागज़ और असलियत में अंतर कितना है, और अंतर अगर इतना है तो जवाब कौन देगा। तो अगली वीडियो में इसे बनाऊंगा तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जैसी कहानी मैंने आज तक कभी सुनाई ही नहीं, और यकीन मानिए इस पूरी कहानी को जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक ऐसी कहानी पता चली जिसको सुनने के बाद आज आप हिल जाएंगे। ये कहानी हमारे कानून की धज्जियां कैसे उड़ती वो भी बताएगा। आदमी अपने सहूर से, अपने चरित्र से जब गिर जाता है तो अपनों को ही कैसे दुश्मन बना लेता है ये भी बताएगा, और साथ ही वर्दी जिसके दम पे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उस पर दाग लगता है तो क्या होता है ये भी बताएगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं, आज की जो कहानी है, बड़ी अहम है, बड़ी अफसोसनाक है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की असल शुरुआत होती है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक जगह लगती है लोनी, और इसी लोनी में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था योगेश। योगेश आईएफ में थे, यानी इंडियन एयरफोर्स में। आईएफ में काम करने के दौरान इन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया, ठीक ठाक इनकी सैलरी थी। इनका जन्म बागपत में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इनकी तरक्की हुई ये बागपत को छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद गाजियाबाद की इसी लोनी में आते हैं। लोनी में ही इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। एक बेटे का नाम नीतीश, दूसरे का नाम गुड्डू। 58 साल इनकी उम्र थी, लेकिन इसी दौरान कुछ मेडिकल दिक्कतों की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद अपने घर पे आके रहने लगे। पूरा परिवार खुश कि चलो पापा जी आ गए। जो एक दूर थे अब वो नज़दीकियाँ बढ़ गई। हेल्थ को लेके भी बड़े कॉन्शियस थे, इस वजह से सुबह डेली उठना, टहलना, सब्जी लाने जाना, ये काम ये खुद किया करते थे ताकि शरीर स्वस्थ रहे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था। इधर साल 2025 बीतने वाला था, दिसंबर का महीना था, 26 तारीख थी। ये अपने घर से सब्जी भाजी लेने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही थोड़ी दूर पे जाते हैं अचानक से बाइक से 2 लोग आते हैं, और आने के बाद इनके ऊपर दंदना के फायर कर देते हैं। अब इनके ऊपर जब फायर किया गया तो इन्होंने चीखना शुरू किया। चीख पुकार आसपास के लोगों ने सुनी, आसपास के लोग वहां पे भाग के पहुंचे। जब पहुंचे तो जो हमलावर थे वो भाग गए। उसके बाद आसपास के लोगों ने इनको उठाया, उठाने के बाद इनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही इन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पाया कि इनके शरीर में कई गोलियां लगी हैं। डॉक्टरों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पहला सवाल तो यही कि भाई एक आदमी जो अच्छा खासा अपने घर से निकला था और कुछ टाइम पहले ही वो रिटायरमेंट लेके आया, उसकी किसी से क्या दुश्मनी, यूं ही उसको गोली मार देना। पुलिस वाले भी परेशान। उन्होंने परिवार वालों से पूछना शुरू किया कि क्या आपको किसी पे डाउट है।
इधर जब परिवार वालों ने ये बात सुनी तो परिवार वालों का अलग ही रो रो के बुरा हाल, मदहवास कि भाई उनके पिता, उनके पति घर से निकले और अचानक से किसी ने गोली मार दी। ना कहीं किसी से कभी कोई लड़ाई हुई थी, ना कभी कोई उनका कोई झगड़ा हुआ था, ना कहीं बहस हुई थी, ना कोई जीरा हुआ था, अचानक से ही गोली मार दी गई। इधर पुलिस वाले भी अपना सर पकड़ लेते हैं। जब परिवार वालों से उन्होंने पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, परिवार वालों ने इनकार कर दिया। तब पुलिस वालों ने कहा कि भाई ऐसा कोई क्यों करेगा। ये भी चेक करना शुरू किया कि कहीं कोई धमकी उमकी भरा फ़ोन तो नहीं आया था, कोई रोती फिरौती की रकम तो नहीं मांगी गई थी। परिवार वालों ने सब डिनाई कर दिया। जब परिवार वालों ने सब डिनाई कर दिया तब पुलिस वालों ने एक तरकीब निकाली। पुलिस वालों को लगा कि शायद परिवार वालों को सारी चीज़ें पता है नहीं। एक काम करते हैं, इस मरने वाले शख्स यानी योगेश का कॉल डिटेल और मोबाइल चेक करते हैं। शायद कोई फ़ोन, कोई मैसेज आया और योगेश बताना ना चाह रहा हो। लिहाजा फिर फ़ोन को चेक किया। फ़ोन चेक किया तो कुछ खास ऐसा मिला नहीं। अब पुलिस वाले और टेंशन में कि भाई कुछ मिल भी नहीं रहा। इधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा पुलिस वालों पे प्रेशर भी बन रहा कि दिन दहाड़े मर्डर हो गया और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बहरहाल जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, कुछ खास चीजें हाथ लगी नहीं। इसी दौरान पुलिस वालों ने नोटिस किया कि योगेश लगातार कई नंबरों पे बातचीत कर रहा था। जिज्ञासा हुई कि भाई ये लोग कौन थे, क्या पता इनसे ही कोई एंगल मिल जाए। जब चेक किया तो पता चला कि ये तमाम जो अलग अलग नंबर थे ये अलग अलग महिलाओं के थे, अलग अलग महिलाओं के। सबसे व्हाट्सएप चैट थी और सबसे ऐसी बात जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो देखने के बाद उनके जहन में एक सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में से किसी प्रेमिका ने कुछ करवाया हो। अब पुलिस वालों ने योगेश का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। जब योगेश का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने बताया कि योगेश का चरित्र गंदा था, कई सारी लड़कियों से योगेश का अफेयर था और परिवार में भी कुछ फुटन थी। और हाल फिलहाल में पड़ोसी अरविंद से भी उसका झगड़ा था। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो, अब परिवार वाले तो अभी संकट में है, सदमे में है, दुख में है, उनको उठाना, उनसे पूछताछ करना, कुछ मिले ना मिले बदनामी अलग से हो जाए, पहले पड़ोसी से ही पूछताछ कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने अरविंद को उठाया। उठाने के बाद अरविंद से तबीयत से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो अरविंद शुरू में सब इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, उसने भांप लिया कि अरविंद के लहजे में थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, थोड़ी सी सकपकाहट है। और इसी के जस्ट बाद फिर अरविंद से सख्ती से पूछताछ हुई। जब अरविंद से सख्ती से पूछताछ हुई तब अरविंद ने वो कहानी बताई जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले क्या, आज आप भी हैरान हो जाएंगे। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले योगेश सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। ठीक ठाक इसकी सैलरी थी, ठीक ठाक ये पैसे कमाता था, लिहाजा अपने पैसे का ये तगड़ा शो ऑफ करता। जब पैसे का इसने शो ऑफ करना शुरू किया तो फिर अलग अलग लड़कियों ने इससे बातचीत चालू की। बातचीत करते 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 सब ने इनको फंसाया और फिर योगेश को लगने लगा कि यार नौकरी वोकरी में क्या रखा है, रिटायरमेंट लो, घर चलो, पेंशन के पैसे मिलेंगे और इतनी सारी लड़कियां हैं तो क्या दिक्कत है, शराब है, शबाब है, पैसे हैं, बेइंतहा दौलत है, मज़े करेंगे। लिहाजा योगेश घर पे आ गया। आने के बाद उसने रंगरलियां मनानी शुरू की, लेकिन घर पे उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी। अब गर्लफ्रेंड से मिलना हो तो कहाँ जाए। इसी बात को लेकर अक्सर वो अपने बीवी बच्चों से लड़ने झगड़ने लगा कि तुम लोग गांव जाओ, बागपत में रहो, यहाँ मुझे अकेले छोड़ दो। अब बच्चे अचानक से जब ये चीज़ें सुनते हैं कि उनका 60 साल का बाप अब कह रहा है कि तुम लोग यहाँ जाओ, अकेले छोड़ दो, इवन कोई गलती भी हमसे नहीं हुई, तो थोड़ा सा उनका माथा ठनका। जब माथा ठनका तो उन्होंने पता करना शुरू किया तो पता चला कि ये मामला है।
और पापा तो मेरे लड़कियों के प्यार में बेइंतहा पागल हो गए हैं, और पागल होने के साथ सारी दौलत भी लुटाने के चक्कर में पैसे भी सारा खर्च कर दे रहे हैं, पेंशन का पैसा भी उड़ा दे रहे हैं। तो पिता और पुत्र के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो बाप ने पैसे का रोब और धौंस दिखाया और कहा कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जो कर सकते हो कर लो। अब ये दोनों परेशान हो गए। माँ को भी इनके डांटता फटकारता था योगेश, मारता था, पीटता था, और इनको भी आए दिन घर से बेदखल करने की धमकी। अब ये क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा। पिता को समझा रहे हो, सुनने को तैयार नहीं, पैसे की हनक में अंधा हो चुका है। इसी दौरान इन्होंने देखा कि अरविंद अक्सर अपने घर के सामने कुत्तों को खाना डालता है, और जब जब ये कुत्तों को खाना डालता है तो कुत्ते खाने आते हैं और उसी दौरान भूखते भी हैं। और कुत्ते जब भौंकते हैं तो जो योगेश उसको बड़ा बुरा लगता है, और इस बात को लेके योगेश और अरविंद के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। और अरविंद का अपना एक आपराधिक इतिहास रहा है। कहते हैं कि अरविंद ने 8 कत्ल किया था, 8 कत्ल, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इस कहानी को खोजते खोजते एक और कहानी पता चली। बचपन में ही इसने अपने परिवार के 8 लोगों को मारा था, लेकिन चूंकि अब नाबालिग था तो इस वजह से फिर ज़्यादा टाइम ये जेल में रहा नहीं और छूट के बाहर आ गया। लेकिन जो काम आप बचपन में किए रहते हैं उसकी मेमोरी तो आपके दिमाग में रहेगी कि आपने कैसे अंजाम दिया है। तो बेटों को पता चल गया कि अरविंद अपराधी आदमी है, इससे बातचीत की जाए, क्या हो सकता है। उसके बाद बेटों ने अरविंद से बातचीत की। अरविंद ही अलग परेशान कि मैं कुत्तों को खाना डालता हूं, ये बुढ़ा बहुत रोकता है मुझे। अब दोनों बेटे नीतीश और गुड्डू और अरविंद ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि योगेश को रास्ते से हटा देना है। अरविंद ने कहा भाई उसमें मुझे क्या फायदा होगा। तब नीतीश और गुड्डू ने कहा कि जब मेरा बाप मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरी, 5 लाख रुपए मैं तुमको दे दूंगा। अरविंद को बात जम गई, लेकिन उसे लगा कि यार अकेले कैसे करूंगा, और आज के टाइम में बड़ी चेकिंग सर्विलांस होता है, तो अगर ऐसा कुछ जुगाड़ मिल जाए कि जो जांच पड़ताल करता है अगर वही कत्ल कर दे तो फिर उसको सारे लूप होल पता होंगे। सारे लूप होल पता होंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी बीच इसका बहनोई, जिसका नाम नबीन था, अरविंद का बहनोई नबीन, वो आ जाता है। वो यूपीपी क्वालिफाइड है और कौशाम्बी में तैनात है। अब खुद ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही, तो सारे लूप होल इसको पता थे। लिहाजा अरविंद ने नबीन से बात की। जब नबीन से बातचीत की तो नबीन भी मान गया। इसके बाद दोनों प्लानिंग बनाते हैं। नीतीश और गुड्डू से रकम फिक्स हो गई थी कि जब पैसा मिलेगा तो 5 लाख दे देना है। इसके बाद चूंकि नबीन खुद सिपाही था तो असलहे बारूद की कमी थी नहीं, कहीं से ये पिस्टल वगैरह का जुगाड़ करता है। जुगाड़ करने के बाद दोनों फिर रेकी करना शुरू करते हैं, और 26 दिसंबर को जब पिता पुत्र घूमने निकले थे, पुत्र वापस आ जाता है और पिता को फिर वहीं पे गोली मार दी जाती है। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं उसके बाद अब गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। तो पता चला जब घर पे दबिश डालने आए हैं इस समय, तो जो बेटा है वो फरार है दोनों, यानी ना नीतीश का कुछ पता है ना गुड्डू का। अरविंद को पकड़ के पूछताछ ही शुरू हुई थी। अब बचा नबीन जो यूपी पुलिस में सिपाही है। जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि कौशाम्बी पुलिस के पास वो पहुंचा ही नहीं, इस वजह से वहां से वो लाइन हाजिर है और वो भी फरार है। यानी अब पुलिस वाले अपने विभाग के एक आदमी को खोज रहे हैं, साथ ही दोनों बेटों को खोज रहे हैं। अरविंद ने जो कहानी बताई वो कहानी यहीं तक थी। अब आप सोच के देखिए कि जब गिरफ्तारी शुरू होगी और दोनों बेटे पकड़े जाएंगे तो वो घर, वो जमीन, वो प्रॉपर्टी वो किसका भला करेगी। और जिस 5 लाख रुपए के लिए उस सिपाही ने कत्ल कर दिया, वो 5 लाख रुपए के चक्कर में ना पड़ता तो न जाने कहां कहां से कितने कमा लेता। और सबसे हैरान करने वाली कहानी अरविंद की है। अरविंद 8 कत्ल के इल्जाम में जेल में जा चुका था। इसको पता था कि जेल में क्या होता है, इसके बावजूद भी इसने 9वां कत्ल कर दिया। और ये बड़ी अजीब कहानी होगी अरविंद की, इसको रिसर्च करके मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। क्योंकि अरविंद जैसे लोग समाज में बताते हैं कि जेल असल में आपराधिक सुधार गृह नहीं होता। जेल असल में अपराध की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देने वाली जगह होती है।
अरविंद की कहानी कल मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब देके अपना प्यार से सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।